महेंद्र जी, जो ये आनंद के तेवर को लेकर बात हो रही है, हमारे जो भी पैनलिस्ट अभी तक बोले हैं, तेवर पे उन्होंने कहा वो उस जगह हिट कर रहे थे जो वोटर के मन को हिट करता है। अब ये बताइए, 27 में अभी टाइम है और ये अगर तेवर बरकरार रह गए तो 27 के चुनाव में सबसे बड़ी परेशानी किसको खड़ी करने वाले हैं वो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वोटर कभी जुड़ा ही नहीं था। अगर दलित लौट आता है, मैं अगर लेके चल रहा हूं, तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज, और जिस तरीके से ये लोग गठबंधन करके जा रहे हैं राहुल और अखिलेश, उसमें आप उस परिदृश्य में अगर आकाश आनंद 9% से 30 नहीं पहुंचाते, 15-17% के आसपास भी 10% की बढ़ोतरी मान लीजिए, अगर आज 24 है और 26 के लास्ट में चुनाव है, तो मतलब भर का टाइम तो उनके पास है ही ना। अगर और काडर है, ऐसा नहीं है कि जिले जिले में काडर नहीं, वो कहां तक कि किसको नुकसान पहुंचाने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पुष्कर जी, सबसे पहली बात, आकाश आनंद को ऐसे समय में हटाया गया जब 26 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो चुके थे जी और अभी 54 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना बाकी था। जी और ऐसे समय में हटाया गया जब पहली बार जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मोदी और अमित शाह दोनों के ऊपर सीधा हमला किया गया था। जी जो सीतापुर की रैली थी उसमें आतंकवादियों की सरकार बोला गया था, तालिबान की सरकार बोला गया था आकाश आनंद। तो वापस आकाश आनंद की कोशिश थी कि किस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, जो मैं कहूं कि जो मायावती की राजनीतिक असक्रियता रही, वो एक तरीके से धोखाधड़ी थी बहुजन समाज मूवमेंट के साथ। और वो शायद उस खाई को, जो मायावती की असक्रियता की वजह से हो गई थी, उसको पाटने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी जल्दीबाजी में थे। और एक युवा थोड़ा जल्दी, उसको थोड़ी जल्दी होती भी है। ऐसे में वो बहुत जो खासकर जो दलित समाज का युवा था, वो आकर्षित कर रहे थे अपने आप को, और वो युवा वापस आकर्षित हो रहा था ऐसे समय में। इसीलिए जो है मायावती की विश्वसनीयता बहुजन समाज में और कम हुई। और आप जिसका नतीजा इस चुनाव के 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से दलित वोट खिसका है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें आप देख सकते हैं। तो चिंता, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए। और ये इस वजह से नहीं कि दलित जो है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि दलित सारा वापस जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो दलित गया वो वापस जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा, और जो सपा या इंडिया अलायंस की तरफ गया वो नहीं जाएगा। मैं इस वजह से ये कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का वोटर जाति में वापस विभाजित हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप देखें कि धीरे धीरे जो सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस, बहुजन समाज मूवमेंट, ये धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। आप जो है असेंबली इलेक्शंस में देखें 2022, और उसके बाद अब 2024 के नतीजों को अब गहराई से आकलन करें, तो वहां पे फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत राजनीतिक मुश्किलें खड़ा हो जाएगी, क्योंकि अगर दलित जाएगा तो फिर बहुत बड़ा एमबीसी वो क्यों वापस आएगा। तो अगर ये जो सोशल जस्टिस मूवमेंट वाली पार्टियां हैं ये स्ट्रांग हुई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में होना बिल, पड़ा। बिल्कुल। क्योंकि जो जो जातिगत आंकड़े हैं, चाहे 21% दलित है, उसमें जो है मेजोरिटी 16% के करीब जाटो है, बाकी जो गैर जाटो जातियां हैं, और खासकर आप देखें तो जो अवध में देखें, पूर्वांचल में देखें, तो बहुत बड़ा जो पासी और जो बाकी जातियां हैं, गैर जाटो जातियां हैं, वो जो इंडिया अलायंस की तरफ गई हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 2027 के चुनाव में जो है अपनी वापस सत्ता हासिल करनी है तीसरी बार, तो उसे जो वोटर है उत्तर प्रदेश का, जो आम जनमानस है, उसको जातियों में जो बिखराव है उसको कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा।
लेकिन इसके अलावा मुझे जो लगता है कि ये निर्णय मायावती ने किसी बहुत बहुत मैं कहूं कि बहुजन समाज मूवमेंट को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लिया है। मुझे लगता है कि वो डर है, जो चंद्रशेखर रावण अपनी सीट जीत गए हैं, कि कहीं न कहीं वो जो भीम आर्मी अगर फिर से रिवाइव हो गई तो मायावती और उनके पूरे कुनबे की जो है राजनीतिक खत्म हो प्रासंगिकता जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त हो जाएगी। कुबूल जी, मैं आपके पास आता हूं। मैंने सबसे ये जाना किसको नुकसान है, कौन उभार लेगा, कौन कहां लड़ लेगा चंद्रशेखर से। लेकिन आप मुझे ये बताइए, बीएसपी के अंदर कितनी स्वीकार्यता होगी सबसे पहले, और काडर मायावती ने कह दिया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात समझूं इतना आसान नहीं था कि जो एकदम फैसला लिया। एक ग्रुप है बीएसपी के अंदर जो आकाश आनंद को इतना उठता नहीं देखना चाहेगा, और शायद वही ग्रुप एक्टिव था। पहले तो मुझे यह समझाइए वो अंदर पार्टी के कैसे निपटेंगे और पार्टी को एकजुट कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनकी फंक्शनिंग क्या होगी? पुष्कर जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं इस सवाल के आपके जवाब पे आने से पहले थोड़ा सा आकाश का मतलब है चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स को लेकर तमाम लोगों ने बात की कि उत्तर प्रदेश में एक नई दलित राजनीति के चेहरे हैं, एक दलित राजनीति के उभरते हुए सितारे। पहली बात, चंद्रशेखर की जो जीत की आधार इमारत खड़ी हुई है वो दलित वोटों के आधार पे नहीं खड़ी हुई, वो पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के आधार पे खड़ी हुई इमारत है। जिस दिन वो नीचे से चढ़ाई खींच ली जाएगी वो भरभरा के गिर पड़ेंगे। आप समझ लीजिए, उस नगीना सीट पे, जिस सीट पे 46% मुस्लिम मतदाता है, उसने 90% वोटिंग जो है वो चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में की है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वहां पे अपने आप को ये नहीं कि हम आजाद पार्टी के कैंडिडेट, वो अपने आप को वहां इस तरह से प्रमोट किए थे कि वो इंडिया गठबंधन के पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे हैं। तो वहां पे मुसलमानों का वोट जो उनके तरफ एक तरफा गया, ना उसने बसपा को, उसमें खास तौर से जो दलित मतदाता है, खास तौर से जो गैर जाटो मतदाता था, उसका रुख बीजेपी की तरफ था। वहां पे बीजेपी की तरफ, क्योंकि जो नटौर से विधायक थे उनका अपना सियासी गिराव भी दलितों के बीच में ठीक है, तो उनको भी वोट मिला है, और थोड़ा बहुत वोट जो है समाजवादी पार्टी के भी अच्छी खासे वोट मिला, इसीलिए वहां बसपा। और बीएसपी की सबसे बड़ी गलती वहां थी कि वो अपने मौजूदा सांसद का टिकट वहां से काट के उसको बुलंदशहर में उतार दिया। पहली चीज तो यह है चंद्रशेखर की राजनीति। एक दूसरी बात, आप पूछ रहे थे कि निश्चित तौर पे चंद्रशेखर को जिस आकाश आनंद को कि अब ताजपोशी और राजनीतिक विरासत मायावती ने ऐसे समय में सौंपी है जब बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा आज उसी स्थान पे खड़ी है जब 1989 में जो उसको वोट परसेंटेज मिला था लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है लगभग उसी तरह से 9.39 के आसपास में खड़ी हुई है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि निश्चित तौर पे बसपा में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये मान के चल रहे थे, क्योंकि मायावती एक लंबे समय तक कहती रही कि हमारे परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा, तो वो बहुत सारे ऐसे बसपा में हैं वो जो अपने आप को मायावती के सियासी वारिस के तौर पे अपने आप को देखते रहे। बसपा में ऐसी एक बड़ी लॉबी है जो बिना आधारहीन नेताओं की है। वो उनको लगा, जब आकाश आनंद आए तो उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति जो है कहीं हाशिए पे चली। जिन्होंने बसपा के सत्ता में रहते हुए तमाम मलाइयां खाई, कोऑर्डिनेटर रहे और दिल्ली की सियासत में भी अपने आप को सक्रिय किए रहे, और वो अपने समुदाय के भी वोट जोड़ने में भी कामयाब नहीं रहे। पहली चीज ये कि वो एक ऐसी लॉबी बसपा में कोऑर्डिनेटरों की है जो निश्चित तौर पे उनको लगता है, और कुछ ऐसे जो व्हाइट पॉलिटिक कॉलर पॉलिटिक्स करते हैं, एसी रूम वाली पॉलिटिक्स, बसपा में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ऐसे लोग थे जिन्होंने आकाश आनंद को लेके, जिस तरह से आकाश आनंद आक्रामक प्रचार कर रहे थे, आकाश आनंद जिस तरह के वो भाषण दे रहे थे, और जिस तरह के आप देखेंगे जिस दिन से आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने लगे थे, कहीं ना कहीं पूरे चुनाव के वो केंद्र में थे। जो है वो तमाम चैनलों के इंटरव्यू दे रहे थे, तमाम जो है रैलियों में आक्रामक कर रहे थे, रोज की खबरों में वो लीड खबर बन रहे थे, है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह वो छाए हुए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उस समय ऐसा लग रहा था उनको कि अगर आकाश आनंद का राजनीतिक उभार होता है तो उन्हें लगा कि आने वाले समय में, और आकाश आनंद जिस तरह से बोल रहे थे वो बसपा की शैली का अंदाज, खासतौर से जो मायावती की राजनीति का मौजूदा राजनीति रही है पिछले 20-25 सालों की, वो राजनीति से मेल नहीं खाता। वो राजनीति एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी की तरह दिख रही थी। वो जो है
जो दिख रही थी वो अखिलेश यादव की तरह दिख रही थी। और खास तौर से जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे थे, उसकी तुलना में अगर जब जब आकाश आनंद बात कर रहे थे दलित युवाओं के बीच में, जब एक दलित युवा खुद कह रहा है कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब की दुआई दे, मुझे लगता है वो दलितों के बीच में ज्यादा विश्वास बन रहा था। और ऐसे में ये बताना कि वो कहीं अपोजिशन की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर एक्शन हुआ है। और ये एक्शन ने, इसके बाद तमाम चीजें आपने देखा होगा कि आकाश आनंद के एक्शन के बाद जो राजनीति बसपा की तरफ जो यूथ वोटर का मूव होना था, वो कहीं ना कहीं जो है, जो एक तरह से तमाम राजनीतिक मायावती की राजनीतिक सक्रियता न होने से या मायावती के जमीन पे न उतरने से, या जिस तरह से कैडर की पहले, दरअसल अभी फिरोज भाई कह रहे थे कि बसपा की राजनीति सड़क की नहीं रही है, बसपा की राजनीति कैडर बेच रही है। वो गांव की राजनीति में जो काशीराम का फार्मूला था वो करते थे। और काशीराम की राजनीति में एक बार बार एक बात कही जाती है कि दलित राजनीति, वो दलित राजनीति है। दरअसल वो काशीराम ने जो राजनीति स्थापित की थी वो बहुजनों की राजनीति थी। उसमें दलित थे, तमाम अति पिछड़ी जातियां थी, जिनको उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी ने अगर अति पिछड़ी जाति की राजनीति को पकड़ा था तो वो काशीराम थे। वो सब एक पौधा बना के एक राजनीति स्थापित किए थे। लेकिन जब बसपा बहुजन की पॉलिटिक्स से सर्वजन की पॉलिटिक्स तरफ लौटी है, वहीं से बसपा का ढलान शुरू होता है, वो लगातार चला। अब बात आती है आकाश आनंद के लिए। आपने कहा बसपा में, मैंने जैसे कहा कि एक लॉबी है वो करती है। आकाश आनंद जो है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो मौजूदा राजनीति में जो बसपा की राजनीति पहले की थी, मुझे लगता है काशीराम ने या मायावती ने जो राजनीति की है उसका फल बसपा को जब तक काटना था वो काट चुकी थी। अब बसपा की राजनीति को थोड़ा सा नए तरीके से बदलने की जरूरत है, और मुझे लगा कि आकाश आनंद उस राजनीति को बदल रहे थे। एक चाहे उनके भाषणों में दिख रहा था, सोशल मीडियाओं में दिख रहा था, वो खुद ट्विटर पे हैं। और उनके आने के बाद ही आप देखेंगे कि मायावती भी ट्विटर पे आती। मायावती बहुत लंबे समय तक ट्विटर पे नहीं थी, सोशल मीडिया से वो दूर रही थी, और इस तरह की वो कर रहे थे। मैं जानता हूं कि आकाश आनंद कैसे अपने यहाँ जो तमाम विश्वविद्यालय के दलित थिंक टैंक हैं उनके साथ बैठ के लोकसभा चुनाव से पहले उनके साथ विचार विमर्श कर रहे थे। बाकायदा एक रोड मैप बनाया था कि कैसे हमें मॉडर्नाइज बसपा को एक जो है नए मॉडर्न की दिशा में ले जाना है। उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ऐप तैयार किया था, और सोशल मीडिया की एक टीम है एक तरह से वर्क किया था कि उसको एक खाका खींच सके बसपा के। ठीक है कबूल जी, आता हूं मैं आपके पास। ये एक नए खाके की जो बात कबूल जी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे ये समझाइए, एक जिसकी बात कबूल ने की, नैरेटिव तोड़ना है। एक तरफ पीडीए चल रहा है और संविधान बचाव वाले चल रहे हैं साथ में, और उस पे आकाश के सामने चुनौती जो जिसका जिक्र महेंद्र सिंह जी ने किया था। ये बताइए, ये बीएसपी जो बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव है, ये हम सब जो 5-6 लोग बैठे हैं ये मानेंगे। ये नैरेटिव चुनाव के समय चलता है, वो बीएसपी इसको गिरा दे। अब की भी चल रहा था, नहीं तो 20 सीटों पे आ जाते अगर इन 15 सीटों पे बीएसपी ना लड़ रही होती। तब फिर आंकड़े और निकल के आए कि अगर बीएसपी ना लड़ रही होती तो ऐसी 10 नहीं 30 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन हार जाता। नहीं देखो चौहान साहब, 2022 के चुनाव की आप समीक्षा कीजिए, और उस समय सोशल मीडिया हो या मीडिया की बात करें तो ये तो जा ही रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जहां उतारे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने के लिए हैं। एक ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि वो वोट बैंक है वो अपने आप बीजेपी की तरफ खिसक जाए, या योजना चल रही थी। यस, और वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हो उनको वोट बैंक वो न जाए। या तो ऐसी जगह जैसे आपने आजमगढ़ का चुनाव देखा, उपचुनाव देखा जी, वहाँ ऐसा प्रत्याशी उतारते भरपूर वोट बहुजन समाज पार्टी को, गुड्डू जमाली 2,61,000, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत गई। तो ऐसे ही 2022 की आप समीक्षा करेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी थीं जहां ये लग रहा था, और जो सोशल मीडिया में बातें फैली या जनता के बीच जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो बीटी के रूप में बहुजन समाज पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही है, वो एक वोट निश्चित तौर से इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की तरफ गया। चाहे उन्होंने पीडीए की बात की हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे वो उस बात पर जम नहीं पाए। हम लोग भी इस बात की डिबेट कर रहे थे कि अखिलेश यादव किसी मुद्दे पर एक हफ्ते नहीं रह सकते हैं, कोई ना कोई दूसरा ले आते हैं, फिसलते बहुत जल्दी हैं, इस हफ्ते कुछ और है, अगले हफ्ते कुछ और बोल देंगे, हो सकता है शाम को ही कुछ और बोल देंगे। तो तमाम ऐसी बातें
जो जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैली, और जो लोग, जो एक वर्ग है वो जहां बहुजन समाज का, वो फेसबुक पे भी आ गया है, ट्विटर पे भी आ गया है, वो ज़्यादा निश्चित एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, और वो ये समझ रहा था कहीं ना कहीं कि ये जो हमारा वोट बैंक है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए उपयोगी कर रही है क्या। तो वो उसको ला करके मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी या आकाश आनंद की बात करेंगे, वो वोट बैंक कैसे वापस आए। और जो कबूल साहब कह रहे थे ना कि अब वो राजनीति नहीं चलेगी, कि जो पहले आप जिस राजनीति की वजह से आप सत्ता में आए उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। और यही भाजपा की आप देखेंगे 2014 के मुद्दे अलग, 2019 के मुद्दे अलग, 2024 के मुद्दे अलग, वो मुद्दे बार बार रिपीट नहीं हो सकते हैं। ये जनता में जाएगा, जैसे आपने देखा पुलवामा हमला हो गया और पुलवामा हमला के बाद 2019 में रिपीट कर गई, लेकिन 2024 में एक घटना जम्मू कश्मीर में होती है, जनता मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष पहले ही आरोप लगाने लगा कि देखो फिर पुलवामा करा दिया। तो ऐसी स्थिति में जहां आपके खिलाफ नैरेटिव जनता के बीच चला जाए, उसको आप दोबारा रिपीट करेंगे तो जनता भरोसा नहीं करेगी। तो आकाश आनंद को एक नई राजनीति करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में।